ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या लिखता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एमपी लगाने का मतलब हुआ एट मार्केट प्राइस। उसके बाद एनडीपी, एनडीपी का मतलब होता है नेट 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 डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट तो ऑन करो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फुल फॉर्म जरूर याद कर लें। उसके बाद आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद एनएनपी, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत? आगे आइए, यहाँ पे दिया हुआ है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो इन सभी चीज़ का ये फुल फॉर्म है, इसको डिटेल में हम और समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हर एक देश में अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष होता है, क्या होता है? जिसको हिंदी में हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो, उसे हम लोग एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर पूछे कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, तो आपको बताना है कि एक वर्ष के अंदर में देश की सीमा में व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित किए गए सभी वस्तुओं का अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्यों का योग, बाजार मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल हो, क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। याद रखना है। अब आपसे पूछे कोई कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब शुरू होता है, तो बताना है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वीवीआई क्वेश्चन है ये। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और कैलेंडर ईयर अगर बात करें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। अगर तुमको फंसा दे पेपर में तो क्या होता है? सेम होता है। तो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों पेपर में आ सकता है। दोनों का डेट माना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर जो नॉर्मल होता है वो आपको मानना है कब से कब तक? आपको मानना है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ध्यान में रखेंगे। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। और एग्रीकल्चर का बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग कैलेंडर ईयर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर पूछे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, वीवीआई एग्जाम में हमेशा आते रहता है। अगर अकाउंटिंग ईयर पूछे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च देना है, सेम चीज़। आरबीआई का पूछे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च देता है। तो बदलाव किस में है? तो बदलाव सिर्फ आपका कैलेंडर ईयर और एग्रीकल्चर ईयर में है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है, रट लीजिए दम। और कृषि ईयर की बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ये आपको याद नहीं रहेगा, आप इसको रिवीजन करके याद करोगे। जीडीपी अगला टॉपिक है आपका। तो जीडीपी में हम लोग समझेंगे कि जीडीपी का फुल फॉर्म पर क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, पहले सुनिए, समझिए, याद हो जाएगा। एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। यानी एक साल के अंदर, एक साल मतलब बोले तो फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? फाइनेंशियल ईयर कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। उन सीमा के बीच में एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। अगर हम बात करें टाटा 800, मैन भारतीय 150, एलजी में 300 और जीडीपी में 1100। अब देखो, समझो थोड़ा ध्यान से। आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति चाइना चला गया, वहाँ मोबाइल बनाया 500 पीस, ठीक है, चाइनीज कंपनी के लिए, तो क्या वो भारत के लिए जीडीपी में आएगा कि या चाइना की जीडीपी में आएगा? वो चाइना के जीडीपी में आएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि देश में रह के वो करे तभी उस जीडीपी में काउंट किया जाएगा, नहीं तो नहीं काउंट होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या यहाँ बनाएगा तो हाँ, यहाँ बनाओगे तो यहीं का काउंट होगा, वहाँ कैसे काउंट हो जाएगा? जिस देश के वासी से पहले उसके बाद पूछेंगे तो बोलिएगा। कह रहा है कि जीडीपी के समझने के बाद हम लोग जीएनपी को समझेंगे। जीएनपी क्या होता है?
इसको इंग्लिश में जीएनपी कहते हैं, हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स याद रहेगा? चलो 2-3 बार बोल देंगे। यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है, इसमें केवल भारतीय आय को शामिल करते हैं। अभी देखो थोड़ा देर पहले क्या बात की, जीएनपी क्या होता है? यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है, इसमें केवल भारतीय की आय शामिल होती है। यानी विदेशी व्यक्ति अगर भारत में रहकर कोई कमा रहा है उसका आय इसमें शामिल नहीं होगा, सिर्फ विदेशी व्यक्ति का शामिल नहीं होगा, लेकिन भारतीय का तो हो जाएगा ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल थोड़ा समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कह रहा है कि मान लीजिए कि भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय X रुपए है और विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय Y रुपए है। देखो अगर हम पाकिस्तान चले गए ना जाएंगे, हम अगर अमेरिका चले गए तो अमेरिका जाने के बाद हम वहाँ पे $100 कमाए, ठीक है। भारत में हम यहाँ पे 100 रुपया कमाए, तो भारत में 100 रुपया अमेरिका वाला कमाया और वहाँ पे हम $100 कमाए, तो एक्चुअली में यहाँ पे 100 रुपये में क्या होगा? कुछ हो नहीं, वहाँ पे $100 में कुछ हो नहीं होगा। लेकिन वो पैसा अगर यहाँ आ जाए तो कुछ हो सकता है, और ये पैसा वहाँ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि रुपया और डॉलर में काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस है। 70 रुपये का डिफरेंस, 60 रुपये का डिफरेंस चलता है। और वहाँ का व्यक्ति तुमको 100 रुपये देगा ना तो यहाँ का 6000 हो जाएगा। क्यों? देखिए वो ना। ओके, तो सुनिए ध्यान से समझिए। तो अगर कोई व्यक्ति विदेश में व्यक्ति करता है काम, इनकम, तो वो विदेश में काम करता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे इसमें ना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे काम करता है, भारतीय व्यक्ति, उसको हम लोग जीएनपी में शामिल करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें जीएनपी का फुल फॉर्म कैसे लिखा है, यानी फॉर्मूला, यही चीज को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा, जीएनपी बराबर लिखा है जीडीपी, जो देश में उत्पादित हुई सभी वस्तुएं वो जीडीपी हो गई। ओके, एक्स हो गया, तो एक्स हमने किसका माना था? भारत में भारतीय का विदेश में आए, तो विदेश में वो पैसा कमा के रखेगा नहीं, भारत भेजेगा। ठीक है, और माइनस बाई लिखा है। क्यों लिखा माइनस बाई? यहाँ पे जो विदेशी कमाया वो यहाँ नहीं रखेगा, वो कहाँ भेजेगा? बाहर भेजेगा, तो वो पैसा घटेगा ना। उसके बाद जो पैसा आएगा वही पैसा आपका जीएनपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब देखो, राम 150 कमाता है, टाटा 800 कमाता है, एलजी 300 कमाता है, तो जीएनपी निकालना है ना। तो जीएनपी कैसे निकलेगा? देखो 1100 मेरे पास टोटल है, यहाँ पे 1100 मेरे पास टोटल है, जीएनपी निकला है, जिसमें 150 जोड़ा गया, 300 घटाया गया। अब 300 क्यों घटाया गया? एलजी मान के चलो बाहर कंपनी है, यहाँ के नहीं ना है, एलजी यहाँ की कंपनी नहीं है, तो एलजी पैसा घटा लेगी, लेकिन राम इंसान कहाँ का है? यहीं का है, तो इसका पैसा जुट गया। अब टोटल मेरे पास कितना रुपया आ गया? 950 रुपये मेरे देश की जीएनपी बनी। तो जीएनपी बनाने के लिए क्या करना होगा? ध्यान से समझिए। टाटा कमाया कितना? 800। कहाँ पे? कहीं भी करके, ठीक है, भारत कंपनी है। राम कितना कमाया? 150। और एलजी कितना कमाया? 300। तो टाटा और एलजी मिला के 1100 कमाया। उसमें से राम का पैसा जुटेगा क्योंकि राम विदेश में कमाया था, और 300 घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये पैसा इस देश का नहीं है, ये पैसा विदेश का है। कंपनी एलजी मान लो विदेश का है, तो वहां से पैसा घट जाएगा। तो हमारे पास 985 रुपये ना आया, लिखने में लगा तो ज्यादा कमा लिया, लेकिन ज्यादा नहीं कमाते हैं। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या बनता है? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस देश में, नहीं ऐसे बोलना, जीडीपी प्लस विदेश में भारतीय द्वारा कमाया गया है माइनस देश में विदेशियों द्वारा कमाया गया है। जीडीपी प्लस विदेश में भारतीय द्वारा कमाया गया है, विदेश में कमाएंगे तो यहाँ भेजेंगे ना, और देश में विदेशियों द्वारा कमाया गया है, माइनस करना है। यानी आपके देश में जो जीडीपी जो उत्पन्न हुआ है वो उसमें से जोड़ देना है। आप विदेश में कमाए तो पैसा जोड़ देना है, और कोई विदेशी यहाँ कमाए तो घटा देना है। विदेशी का पैसा क्यों घटाना है? वो पैसा यहाँ रखे कुछ दिन के लिए, फिर भेज देगा। कहाँ पे? अपने गांव, अपने शहर, मोहल्ला में। जीएनपी होता। चलिए सुनिए, नोट को समझिएगा। x माइनस वाई को क्या बोलेंगे? शुद्ध आय का साधन बोलेंगे। x होता है विदेश में भारतीय द्वारा कमाई किया गया पैसा, और y होता है देश में विदेशियों द्वारा कमाया गया पैसा। यानी अगर रामू विदेश में कमा रहा है वो पैसा 100 रुपया, और ये रामो इंडिया में कमा रहा है, अंग्रेज है, ठीक है, वो पैसा घटा देंगे तो वो पैसा क्या कहलाएगा? शुद्ध आय का साधन कहलाएगा। याद रखना है। अब इसमें केस क्या हो सकता है?
केस 4 हो सकता है। पहला केस जब x और y बराबर हो जाए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम जितना पैसा कमाए हैं वहाँ पर भी उतना पैसा कमाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम अगर 100 रुपया कमाए हैं तो वहाँ पे भी जाके कितना कमाएगा, 100 रुपया के बराबर ही पैसा कमाएगा। तो उसको कहते हैं संतुलित अर्थव्यवस्था। यानी वो कहते हैं ना कि हम विदेश चले गए, ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा ठीक करेंगे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ भी उतने में बिकेगा, वहाँ भी उतने में बिकेगा। हाँ, अब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया है तो तुम चले जाओ गरीब देश में, तब तुम्हारा हो सकता है भला। क्यों? यहाँ से लाख रुपए लेके जाओगे। चलिए आगे देखिए। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति का इनकम, बात नहीं, अगर किसी व्यक्ति का इनकम, यहाँ पे देखो एक में दिया हुआ ग्रेटर, एक में दे रहा है लॉस और एक में दे रहा है इक्वल। अगर दोनों जगह पैसा कमाया ही नहीं तो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगी, बंद। अगर तुम्हारे देश में जीडीपी भी उतना ही रहा है और जीएनपी भी उतना ही रहा है तो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर वहाँ पे मुंह बन जाएगा, क्योंकि ये बीच का क्वेश्चन है थ्योरी में। अगर किसी देश की जीएनपी और जीडीपी बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था। एग्जाम में पूछ सकता है ना, पूछता है। संतुलित लिखा है बराबर में। हम लास्ट वाला बता रहे हैं, चौथा वाला। दोनों जीरो हो जाए तो वो बंद अर्थव्यवस्था होगी, दोनों बराबर हो जाए तो संतुलित अर्थव्यवस्था होगी। और अगर x का मान y से ज़्यादा हो जाए तो आपका लाभ होगा, और x का मान y से कम हो जाए तो वहाँ पे हानि होगा। इसको वर्ड्स में समझो। अगर जीएनपी ज़्यादा हो जीडीपी से तो प्रॉफिट, और जीएनपी कम हो तो लॉस। ठीक है। तो एनएनपी क्या होता है, यह देश में सबसे शुद्ध पैसा होता है। क्या होता है, शुद्ध पैसा होता है। एनएनपी होता है जब हम लोग जीएनपी में से टूट फूट मशीनरी का पैसा, घिसावट का पैसा घटा देते हैं तो वो एनएनपी कहलाता है। यानी अभी जो लोग हम लोग जीएनपी पढ़े ना, उसमें से अगर डी को घटा दें तो वो क्या कहलाएगा, एनएनपी कहलाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा। अभी सबसे पहले पहला सवाल आपसे, सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, जीडीपी पढ़े। जीडीपी में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, पढ़े ना। उसके बाद हमने एनएनपी पढ़ा। क्या पढ़ा, एनएनपी पढ़ा। उसके बाद जीएनपी पढ़े, सॉरी जीएनपी पढ़े। जीएनपी देखो सीरियल नंबर से दिमाग में बैठा लो। फिर क्या पढ़े, जीएनपी। जीएनपी में क्या हुआ कि जीडीपी में से हम लोग क्या किए थे, जीडीपी में से हम लोग एक्स को जोड़े थे और वाई को घटाए थे। एक्स का मतलब होता है विदेश में देशी उधर कमाया गया पैसा, और वाई का होता है देश में विदेशी उधर कमाया गया पैसा। ये घटाने पर हमारे पास क्या आ गया, जीएनपी। और जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो वो होगा एनएनपी। एनएनपी बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे अभी हमारा जीएनपी ऊपर में 950 आया था, याद आया। अब बोले 950 में से अगर मेरा डिप्रिसिएशन 50 का होता है, घटा देते हैं तो 900 रुपये बचेगा। 900 रुपये क्या बचेगा, एनएनपी होगा। यानी याद रखना, तुमसे पूछ ले कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है तो जीडीपी एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस जो ओरिजिनल है वो, माइनस टैक्स एंड सब्सिडी। ठीक है। तो आपसे नहीं, कैसे फेल हो जाएगा, तो एक बार और बताओगे। सबसे पहले देश में क्या उत्पादित होता है, जीडीपी। ठीक है, देश में सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, देश में उत्पादित सभी सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य है। ओके। इसके बाद आता है जीएनपी, जब उस पैसा में से यानी जीडीपी में से हम क्या घटाते हैं, विदेशी वाला पैसा घटाते हैं और देशी वाला जोड़ते हैं, तो वो कहलाता है जीएनपी। अब उसके बाद है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, जब हम जीडीपी में से, सॉरी जीएनपी में से, कहाँ से, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो क्या कहलाता है वो, एनएनपी। दिमाग में बैठ गया। चलो आगे। यहाँ बोल रहा है हम जो जीडीपी निकालते हैं वो एक्चुअल में नॉमिनल जीडीपी ना होकर रियल जीडीपी होता है, जो कि ना किसी बेस ईयर का पर निर्भर करता है, जो किसी ना किसी बेस ईयर पर निर्भर करता है। यानी हम जो जीडीपी कैलकुलेट करके निकालते हैं ना, वो नॉमिनल जीडीपी ना होकर रियल जीडीपी होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम जीडीपी निकालते हैं तो एक साल के समय लेकर के निकालते हैं कि एक साल के अंदर में इतना वस्तु बनेगा जी, तो उसी को तो बोलते हैं जीडीपी। तो हम लोग कोई ना कोई लेते हैं ना कि हम ऐसे बोलते हैं कि चलो 10 साल 20 साल में कमा लेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे। ऐसा हम लोग नहीं ना लेके चलते हैं। हम सोचते हैं कि एक साल में इतना कमाएंगे, इसलिए हर साल जीडीपी घोषित होगा। इस साल भी होगा, इस साल भी होगा। ठीक है। अब देखो दो तरह का जीडीपी आता है, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी।
दोनों चीज़ को समझेंगे ध्यान से। ओके, एग्जाम्पल है यहाँ पर एक और देखिएगा, दूसरे पेज पे वहीं पे ऊपर में, जीएनपी और एनएनपी का अंतर क्या होता है, एग्जाम में पूछ दिया तो आप पहले सोच रहे जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, और एनएनपी का मतलब होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, होता है ना, फॉर्मूला माइंड में जोड़ना है, ठीक है। तो बोलेगा कि एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, और जीएनपी माइनस जीएनपी तो डिप्रिसिएशन। आंसर क्या होगा, देखो साफ साफ सामने बना हुआ पिक्चर में देखोगे ध्यान से, तो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है आपका जीडीपी प्लस में एक्स माइनस में वाई, होता है ना, जीडीपी में प्लस में एक्स माइनस में वाई। ओके, तो एनएनपी क्या होता है, तो एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, और जीएनपी कट के तो क्या बचेगा मेरे पास, ओनली डिप्रिसिएशन। यानी आपको बोलेगा एग्जाम में जाकर के कि बताओ जीएनपी में से हम एनएनपी घटा दी तो क्या बचेगा, तो बताना डिप्रिसिएशन बचेगा। समझ के चलना है, क्या बचेगा, हाँ, नहीं तो फंस जाओगे। आप देखो, किसी देश के जीवन स्तर को सबसे अच्छा मानने का साधन क्या है, प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है तो मतलब देश में बहुत अच्छी इनकम हो रही है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय खराब है, सरकार तो कुछ भी बोल देती है, सरकार तो बोलती है कि 7 रुपये कमाता है महीना में वो अमीर व्यक्ति है, मतलब कुछ भी बोल सकती है। कई बार ऐसा स्टेटमेंट आया है कि 10 रुपये जो कमाता है डेली में वो अच्छा है, अच्छा खा सकता है, अच्छा जी सकता है। 10 रुपये पर डे कमाता है ना, वो बहुत अच्छा जीने वाला आदमी है सरकार के आंकड़ा के हिसाब से, तो सरकार को महंगाई नहीं दिखता है, ऐसा है। सुनिए ध्यान से, किसी देश में पता है कि जीवन स्तर को पता करना चाहते हैं तो आप जाइए वहाँ के प्रति व्यक्ति आय को देखिए। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है तो देश का अर्थव्यवस्था विकसित हुआ है, पूरा सरकार की इतना बढ़ गया भारत का जीडीपी, ठीक है बढ़ गया है, लोगों का आय तो भी तो बढ़ना चाहिए, रोजगार के अवसर भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय जहाँ पे नहीं बढ़ रहा है वहाँ पे क्या, फिर भी प्रति व्यक्ति आय, अभी भी काम करने जाओ कहीं पर फर्स्ट टाइम तो कहेगा 4000 देंगे 5000 देंगे, जो आज से 40 साल पहले 20 साल पहले करता था, 2005 ईस्वी में करता था ना 4000 5000 देंगे, अभी वही बोलता है। तो भारत की जीडीपी क्या बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ी है। करेंगे किसी देश के प्रगति को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा मानने का साधन क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पूछेगा एग्जाम में। सबसे पहले तो जीडीपी, जितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा, देखो कहेगा नहीं सर असली चीज़ तो एनएनपी होता है, सुनो ध्यान से, जितना बड़ा डिब्बा रहेगा ना उतना माल हटेगा। जीडीपी क्या है, हमारा डब्बा है, उसके अंदर ना लास्ट में जाके एनएनपी आया, तो जीडीपी छोटा रहेगा तो एनएनपी कितना को आएगा, छोटा ही आएगा। तो जितना बड़ा जीडीपी उतना बड़ा इनकम का सोर्स। तो देश में प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है, सरकार बोलती है ना कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, कभी बोली जीएनपी बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, जीडीपी दिखाने का चीज़ होता है, असली तो एनएनपी पर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी कौन सा स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है कि 5वें स्थान पर है, श्योर बताना। इसके हिसाब से अभी चेंज हुआ है, तो भारत जो है अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 6ठी नहीं ना है, इसको चेंज कर देंगे, क्या है, हाँ ये जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो कितनी है, 5वीं है, ठीक है 5वीं है। आप इसको 6ठी मत मानना, और ये 4थी बहुत जल्दी हो जाएगी। अमेरिका क्या है, सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला टॉप पर करता है। ओके आगे पढ़िएगा, किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। अभी थोड़ा देर पहले कोई पूछा था सर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो किसी वस्तु को बनाने में जो लगता है ना सामान, रबर लग गया, लोहा लग गया, लकड़ी लग गया, उन सबको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट पर निर्भर करती है। अगर कोई वस्तु अपने फैक्टर कॉस्ट पर निर्भर बनी है, ठीक है, कोई भी वस्तु अपने फैक्टर कॉस्ट पर निर्भर करती है, क्या करती है। अब जैसे कोई बोलेगा कि मोबाइल बनाना है जी, तो मोबाइल में खाली डिस्प्ले नहीं होता है, कीट होता है, स्पीकर होता है, बैटरी होता है, मोटर होता है, चार्जर होता है, माइक होता है, बहुत सारा फैक्टर होता है। अब कोई देश डिस्प्ले तो बना रहा है लेकिन वो माइक मंगवा रहा है चाइना से, और चाइना बोल रहा है महंगा देंगे, ठीक है, तो महंगा देने के कारण मोबाइल बनाने में कीमत कितना लगा, मान लो 10 रुपया, एक एग्जाम्पल, तो माइक के कारण वो 20 रुपया हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइक मंगाने में उसको 9 रुपये लग गया है। तो फैक्टर कॉस्ट किस पर निर्भर करती है, फैक्टर कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा प्राइस उतना ज़्यादा होगा किसी वस्तु का।
एमआरपी ऐसे नहीं रखाता है, एमआरपी रखाता है उस पर टैक्स वैक्स सब जोड़ के, प्रॉफिट सब जोड़ करके। जैसे देखो प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट, यानी किसी कंपनी में हम बैठे हुए हैं और वहाँ पे हम मान लो पार्ले जी बना दिया, एक बिस्किट का पैकेट बना दिया, वो बनाने में लग गया मेरे को 1 रुपया एक पैकेट बनाने में, ठीक है। उस पर अभी हम लोग टैक्स मारेंगे, क्या मारेंगे, टैक्स मारेंगे। जैसे टैक्स मार देंगे तब उस पर एमआरपी आएगा, क्या आएगा, एमआरपी। एमआरपी में सबका प्रॉफिट जुड़ जाता है, अंतिम जो सेलर है ना उसका भी प्रॉफिट उसमें जुड़ जाता है। अगर एक पैकेट वो बेचता तो 50 पैसा, अगर उसको बेचता 10 पैकेट बेचेगा तो 50 पैसा 10 बार मिलेगा। अब 50 पैसा 10 रुपये बार मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। यानी 10 पैकेट बेच के उसको मात्र 5 रुपये का ही इनकम होगा। इस हिसाब से उसको डेली कम से कम 100 पैकेट बेचना चाहिए, है ना, तब जाके कुछ ना कुछ दिखेगा क्या। अब ऐसा है उतना में कुछ नहीं होगा और आइटम उसको बढ़ाना होगा, ये नहीं खाली पार्ले जी लेके बैठ जाएगा। 10 तरह का बिस्किट, 10 तरह का पानी, 10 तरह का सोडा, कुल मिला के उसको ओवरऑल मिलता है ना, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है कि जब आपका फैक्टर कॉस्ट में टैक्स लग जाता है, क्या लगता है, टैक्स लग जाता है। देखो पहले वस्तु जो फैक्ट्री बने उसका फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, जो प्राइस होता है उस पर टैक्स मार दिए तो वो जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन जीडीपी कैसा, मार्केट प्राइस पर, यानी कार अभी फैक्ट्री में है तो फैक्टर कॉस्ट, उस पर टैक्स चला के मार्केट में उतार दिए तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी चला आया, ठीक है। और जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पर ही निकलता है, फैक्ट्री में कितना में बना उससे मतलब नहीं है। जब तक उस पर टैक्स नहीं जुड़ेगा वो जीडीपी काउंट नहीं होगा। वो जीडीपी में काउंट कब होगा, जब वो मार्केट में चला आएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इसको आगे पढ़ के कंप्लीट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे बाकी।